मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। आखिर इंस्पेक्टर अरमान ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ना उन्होंने कुछ बिगाड़ा है और ना मैंने कुछ बिगाड़ा है। आप चिंता ना करें राहुल बाबू, मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए। बेटे, लगता है मेरे पुरुषोत्तम से बात करने पर तुम्हें जाती तौर पर तकलीफ होगी। डोंट वरी, मैं उसे साफ लफ्जों में मना कर दूंगा। शुक्रिया बाजान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे दिल की बात जानकर मेरा गम हल्का कर दिया। शुक्रिया अबू। कुलकर्णी, एक बात का ध्यान रखो, क्रिमिनल्स बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। और जो लोग ये क्रिमिनल बनाते हैं वो इनकी हिफाजत के लिए हमारे हर कदम पे बैरिकेड खड़े करते हैं। मैं तीरथ से इसीलिए आई हूँ कि नेहा की शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए। इतने बड़े ऋषि मुनियों का देश है, क्या हमें नेहा के लिए एक अच्छा लड़का नहीं मिलेगा? लेकिन सरकार, अफसोस तो इस बात का है कि उसने आपसे बात तक नहीं की। इसलिए कि वो होशियार है, बेवकूफ होता तो कर लेता। ऐसा करते हैं, तुम्हारी दादी के साथ हम अपने अब्बूजान को बिठा देते हैं। क्या है कि अब्बूजान ने दुनिया देखी है, वो दादी को एकदम परफेक्ट फिट कर देंगे। वाह भाई वाह, अरे तू अभी तक पड़ी सो रही है? अरे जिसने सूरज को नमस्कार नहीं किया उसका नमस्कार मैं कैसे स्वीकार करूं? I'm sorry, फिर तू अंग्रेजी बोली? खबरदार जो तू मेरे साथ अंग्रेजी बोली। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। मेरे जमाने में लोग 4 बजे उठते थे। ना जाने क्या होगा इस घर का। हरे कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। अरे तू बिना मुंह धोए गुल्ला किए चाय पीने लगी? क्या जमाना। अरे क्या बात है माँ, अरे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरा घर ढूंढता रहा। तो अब तू भी बिना मुंह धोए चाय पीने लगा? अरे इसमें बुरा क्या है माँ? इसे बेटी कहते हैं और जितने भी बड़े लोग होते हैं ना बिना मुंह धोए ही चाय पीते हैं। मैं भी तो बड़ा आदमी हूँ ना माँ। वाह बेटा वाह, मैं बूढ़ी औरत 4 बजे उठी, नहाई धोई, मंदिर गई, पूजा किया और लौट के आए तो देख रही हूँ तुम्हारी लाडली सो रही। इससे अच्छा तो जब छोटी थी हमारे साथ सोती थी
थी, उठती थी, मंदिर जाती थी। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। ओफो, इस घर का क्या होगा? भगवान रक्षा करना इस घर की। हरे राम हरे कृष्ण। अरे माँ, ये कॉलेज की शिक्षा का नतीजा है। कल होके ये लड़की इतनी बड़ी कंपनी संभालेगी। माँ, कल मैंने तुम्हें मिलवाया था ना अपने कंपनी के डायरेक्टर विशाल से। नेहा उसे बहुत पसंद करती है। तुम्हें वो लड़का कैसा लगा माँ? अरे बेटा, अगर ये लड़की उस लड़के को चाहती है तो ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम विशाल को नहीं जानती हो। विशाल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। विशाल जितना मेहनती, ईमानदार, देखने में सुंदर और चरित्र का भी बहुत अच्छा है माँ। अरे बेटा, ये लड़की 9 बजे सोकर उठती है, बिना हाथ मुंह धोए चाय पी के अपना कलेजा जलाती है। तो वो लड़का क्या होगा जिसको ये पसंद करती है? माँ, तुम ये क्या कह रही हो? बस इतनी सी बात करके नेहा देर से सोकर उठती है। माँ, तुम अपने पोती को ही नहीं बल्कि उसके पसंद को भी तुम कोस रही हो। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, चाहे वो कंपनी का डायरेक्टर हो, चाहे वो फिल्म का डायरेक्टर हो। इस लड़की का इतनी देर तक सो के उठना इस बात को साबित करता है कि इसका दिमाग बिगड़ा हुआ है। अरे जिसको ये पसंद करती है वो लड़का कैसा होगा? बस माँ, इतनी सी छोटी सी बात पे आप नाराज हो गई? हाँ, ठीक है, कल से नेहा बिटिया जल्दी सो के उठेगी, ठीक है? और फिर विशाल से शादी हो गया तो फिर विशाल विशाल विशाल, मैं एक बार कल विशाल से मिल लूं तब ही फैसला होगा कि इसकी शादी विशाल से होगी या नहीं। ठीक है माँ, इस घर में अब जो कुछ भी होगा वो तेरी आज्ञा से होगा और फिर तेरे आशीर्वाद से होगा। बस ठीक है, फिर कल मुझे विशाल से मिला दे। क्या बात है नेहा, बहुत टेंशन में दिख रही हो? मैं क्या करूं विशाल, तुम मुझे कोई तरीका बताओ ना जो सुबह सूरज निकलने से पहले मैं उठ पाऊं। भाई इसमें कौन सी मुश्किल है? रात में सोने से पहले अलार्म लगा लो, सुबह अपने आप अलार्म बजेगा तुम उठ जाओ। मैं अलार्म लगा के देख चुकी विशाल, मेरी नींद 9 बजे से पहले खुलती ही नहीं है। भाई देखो, तुम्हारी एक प्रॉब्लम है कि तुम रात में देर तक जगती हो, इसलिए देर तक उठती हो। तुम एक बार रात में 9-10 बजे के करीब सो जाओ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपने आप उठ जाओ। ये तो तुमने और एक मुसीबत खड़ी कर दी। देखो, मैं 9-10 बजे तक नॉवल पढ़ना शुरू कर देती हूँ, फिर नॉवल पढ़ते पढ़ते 1-2 बजे के आसपास सोती हूँ। तो तुम नॉवेल पढ़ना बंद कर दो। इम्पॉसिबल, अगर मैं नॉवल नहीं पढ़ूंगी ना तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। माय गॉड, मेरे ख्याल से अब तुम्हारा जल्दी उठने का एक ही रास्ता है कि जल्द से जल्द तुम्हारी मुझसे शादी हो जाए। एक बार तुम मेरी पत्नी हो गई ना तो मैं तुम्हें सुबह सुबह जल्दी उठा दिया करूं। विशाल, अब तो मुझे हमारी शादी भी खतरे में नजर आती है। दादी कहती है सुबह सूरज निकलने से पहले उठो, नहाओ, मंदिर जाओ, पूजा करो। दिस इज इम्पॉसिबल विशाल। ये सारी बातें तो अच्छी नहीं, तुम्हें मान लेना चाहिए। देखो विशाल, ये लाइफ मेरी है। अगर दादी कहे कि मैं उठूं भी उनकी मर्जी से, चलूं भी उनकी मर्जी से, बैठूं भी उनकी मर्जी से और सोऊं भी उनकी मर्जी से, ये मुझसे नहीं हो सकता। नेहा देखो, बड़ों का आदर सम्मान करना ये तो बड़े बड़े सौभाग्य की निशानी है। विशाल, मैं ये सब करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर कल उठ के दादी कहे कि तुम शादी भी उनकी मर्जी से करो तो? पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारी दादी मुझे पसंद करेंगी भी या नहीं। आई एम सॉरी विशाल, लेकिन दादी ने कल ये पापा से कह दिया है कि नेहा की आदतें तो बिगड़ी हुई है ही। नेहा ने जो लड़का पसंद किया होगा उसकी आदतें कैसे ठीक हो सकती हैं? देखा जाए तो एक तरह से तुम्हारी दादी की बात तो ठीक है, क्योंकि देखो मेरी अपने बारे में जो राय है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। और मैं तो तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम एक बार फिर से बहुत अच्छे से सोच लो, क्योंकि हम जिस तरफ चल रहे हैं, जिस तरफ बढ़ रहे हैं, वो जिंदगी का एक नया सफर है। और जिस मकाम पर हम पहुंचेंगे वो वहां से लौटना नामुमकिन होगा। नेहा, मैंने सोच लिया है विशाल, अगर तुम कुछ सोचना चाहते हो तो सोच सकते हो। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ नेहा, और जब जज्बात की उमंगें उठती हैं, उनको आजमाया जाता है तो अक्ल वही कहती है जो दिल कहता है। विशाल, दिल क्या कहता है? वही जो तुम्हारा दिल कहता है, मोहब्बत। विशाल, लेकिन मोहब्बत किसी से डरती नहीं है। मैं दुनिया से नहीं डरता हूँ नेहा, मैं डरता हूँ उस दिन से जब मुझे ये पता चले कि तुम मेरे साथ नहीं हो। मैं तुम्हारी दादी की पसंद बड़ी निराली लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे उनको अपनी पोती के लिए कोई भगवान चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि जैसे भगवान अवतार लें, और मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं। पता नहीं तुम्हारी
दादी मुझे पसंद करेंगी या नहीं करेंगी, मुझे तो अपनी जिंदगी एक ऐसे मुसाफिर की तरह लगती है जैसे जिसको पता ही ना हो कि उसको उसकी मंजिल मिलेगी या नहीं। विशाल, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आंखों के सामने है। अब दादी तुम्हें पसंद करे या ना करे, मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं शादी सिर्फ तुम्ही से करूंगी। क्या पीछे हाजी जान, 1 मिनट राम का नाम नहीं ले पाते हैं। बेटा राम मोहन, ए राम मोहन। आया माँ। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। नेहा, तू भी इधर आ। क्या बात है माँ? सबसे पहले तो ये हमारे कमरा से बाहर निकाल के फेंक दो। दिन भर टिन्न 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 फोकट में पैसा खराब होता रहता है और ये हमारा जान खाए रहता है। ना हम भगवान का नाम ले पाते हैं ना कुछ। ई का फेंको हमारे रूम पे। ठीक है माँ, मैं उसे रखवा देता हूँ। रखवा देना बेटा। जी दादी। और एक बात हमारी ध्यान से सुनो, तू भी नेहा। जी दादी। मूर्ख आदमी धन दौलत देखकर शादी करता है, भ्रष्ट आदमी रूप देखकर शादी करता है, और हम सच्चे भारतवासी इज्जत और खानदान देखकर शादी करते हैं। माँ, हमने नेहा के लिए विशाल को उसके चरित्र देखकर पसंद किया है। जी दादी माँ, विशाल का चरित्र बहुत अच्छा है। चरित्र विशाल का? अरे 1 नंबर का चरित्रहीन है विशाल। नहीं माँ नहीं, जरूर तुम्हारे कान किसी ने भरे हैं। हाँ दादी माँ, आपने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल गलत है। हम कहीं सुनी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। हम खुद एक दिन ऑफिस में गए थे, वहाँ वो लड़कियों के बीच में बैठा राजा इंद्र बना हुआ था। तभी हम चुपचाप वापस आ गए और मन ही मन हमने निर्णय लिया कि हमारी पोती की शादी विशाल के साथ हरगिज नहीं हो सकती। आप भी कमाल करती हैं माँ। अरे भगवान श्री कृष्ण भी लड़कियों के बीच रासलीला किया करते थे। वो बेचारा विशाल लड़कियों को काम समझा रहा होगा कि कौन सा काम कैसे करना है। का बोलत हो तुम? ई तरह से कहा थी कंपनी का ऑफिसर, उका का बोलत है वो डायरेक्टर बैठ के लड़कियन के साथ शरबत नहीं पिया थी। अरे माँ, ये तो विशाल का बड़प्पन है कि वो कंपनी के वर्कर के साथ बोलता है, बातें करता है, हंसता है, खिलता है, और यही वजह है कि आज हमारी कंपनी तरक्की पर है। दादी जी, आप एक बार फिर से तीर्थ यात्रा कर आइए। अरे मैं सब तीर्थ कराई हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मथुरा, वृंदावन, यहाँ तक कि 4 धाम की यात्रा कराई हूँ। अब तो मैं तुझे तीर्थ कराने की सोच रही हूँ। मैंने तेरे लिए एक लड़का ढूंढा है जो सच्चा हिंदुस्तानी है और तुझे भी भारतीय नारी बना देगा। और हाँ, मैंने उसे आज यहाँ बुलाया है। हाँ राहुल। फाइन, थैंक यू। तुम कैसे हो? बस ठीक हूँ यार, आप सुनाइए। बस बढ़िया। और बस ठीक है यार। रूपा कहाँ है? रूपा किचन में चाय बना रही है। ओह अच्छा अच्छा, चाय तो भाई हम भी पिएंगे। हाँ रूपा, 1 कप ज्यादा लेकर आना भाई, अरमान भाई आए। और तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी गुड। अरे रूपा जल्दी आओ भाई। क्या कर रही है ये? चाय बना आ रही हूँ बाबा। कैसी है रूपा हाय तू? भैया, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप चाय पीएंगे ना? हाँ हाँ। अच्छा रूपा ये बताओ, हाँ हम तुम्हारे लिए तोहफे में क्या लेकर आए? बताइए ना आप। देखो मैंने तुम्हारा लाइसेंस तो बनवा ही दिया था। पहले चाय लीजिए भैया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, ये रिवॉल्वर। रिवॉल्वर? हाँ। अरमान भैया, मुझे तो इसे देख के ही डर लगता है, समझाइए ना आप। अरे भाई, इसमें डरने की क्या बात है? अरे वो कितना भयानक दिखता है। तुम इसको हाथ में पकड़ो, तुम्हारा डर खुद ब खुद निकल जाएगा। लो, और मैं तुम्हें गोली चलाना भी सिखा दूंगा। देखो रूपा, अब इससे तुम अपनी हिफाजत कर सकती हो, अब डरने की कोई बात नहीं है। अरमान भैया, वापस कर दीजिए इस रिवॉल्वर को। अगर इसकी गोली मेरी जान बचाएगी तो किसी और की जान लेगी, और किसी की जान लेना धर्म नहीं है। तुम्हें अपनी जान तो नहीं, मगर मेरी जान तो प्यारी है। हाँ रूपा, हर जान की कीमत बराबर नहीं होती। तुम्हें राहुल की जिंदगी से मोहब्बत करनी चाहिए।
और उन लोगों पर क्या दया करनी जो दूसरों को धमकी देकर उनका माल लूटना चाहते हैं। रूपा, इस रिवॉल्वर में जो गोली डाली जाती है ना, वो ऐसे ही दुष्ट लोगों के लिए बनाई गई है। मुझे ऑफिस में बैठे बैठे तुम्हारा बहुत ख्याल आता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, और मैं परेशान हो जाता हूँ। हाँ, पहले मैं भी अकेले में बहुत डरती थी, लेकिन जब से भगवान की भक्ति करने लगी मेरा डर कम होते जा रहा है। और भैया, मुझे लगता है अब मुझे रिवॉल्वर की जरूरत नहीं है। देखो रूपा, भगवान की भक्ति अपनी जगह है और ये हकीकत अपनी जगह है कि तुम्हें अभी भी धमकियां मिल रही हैं। तुम्हारा डर निकल जाने से खतरा टल नहीं गया है। तुम्हें इस रिवॉल्वर की जरूरत है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है भैया कि वो मेरी रक्षा करेंगे। जरूर रक्षा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन उसका उपाय करना तो हमारा फर्ज है। देखो रूपा, तुम भगवान पर भी भरोसा रखो और ये रिवॉल्वर भी रखो। यही सच्चा उपाय है, समझी? देखो रूपा, हमें अरमान भाई की बात मान लेनी चाहिए। तुम जिद छोड़ो और इसको रखो अपने पास। ठीक है अरमान भैया, अगर आप दोनों कह रहे हैं तो मैं ये रिवॉल्वर रख लेती हूँ। मेरी अच्छी बहन। देखो रूपा, ये मुसीबत तो हम सब पर है। तुम दोनों को भी, हमें भी, रेहाना को भी, अम्मी को भी, अब्बू को भी, सबको कमर कस के रहना पड़ेगा, समझी तुम? जीते रहो बाल गोपाल, जीते रहो। देखा, ये है भारतीय सभ्यता संस्कृति की जीती जागती मिसाल। आपका नाम क्या है? ब्रह्मचारी A.G. मित्तल। A to G सारी भाषाएं जानता हूँ। थैंक गॉड। तो A.G. मित्तल जी, आप तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे ना? क्या मतलब? नहीं दादी माँ, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि वो आचार्य विनोबा भावे जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि उनके कुछ साथियों ने उनके साथ ब्रह्मचारी बनने की शपथ ली थी। धीरे धीरे सबने उनको अकेला छोड़ दिया। कहीं आप तो ब्रह्मचारी बनने का रास्ता नहीं छोड़ देंगे ना? क्या बक रही है तू? नहीं दादी माँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर ये भी विनोबा भावे जी की तरह ब्रह्मचारी रहे समाज सेवा की, तो इनका दुनिया में कितना नाम हो जाएगा ना। अरे इसका भी अटल निश्चय यही था कि सारी जिंदगी ये ब्रह्मचारी रहेगा और जगत की सेवा करेगा। लेकिन मेरी विनती पर ये सेठ अग्रवाल का दामाद बनना स्वीकार किया है। डैडी, अगर दादी माँ इन्हें अपना दामाद बनाना चाहती हैं, तो आप प्लीज एक गरीब की लड़की को गोद लेकर इनसे शादी करवा दीजिए। सुंदरी, ऐसी बातें करके आप हमारा हृदय न तोड़िए। जब मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ ना, तो मेरे हृदय पर ट्रैक्टर चलता है। सुंदरी, सुंदरी, आप अपने मुख से बम गिरा रही हैं हम पर। नेहा, सोच समझ कर बात करो। ये एक ब्रह्मचारी है, मेरे कहने से तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुआ है। और जानती हो ये किस खानदान का है? इसके पिता मथुरा में बहुत बड़े पुजारी हैं और इसके दादा ने एक संतान के पैदा होते ही संन्यास ले लिया था। दादी माँ, फिर तो आप इन पे कितना बड़ा अन्याय कर रही हैं, आपको पता है? आप इनकी शादी एक ऐसे लड़की से करवा रही हैं जो सुबह 9 बजे सोकर उठती है और पूजा पाठ करना तो उसे आता ही नहीं। माँ, अब छुपाओ मत। इस लड़के से साफ साफ कह दो कि नेहा शराब भी पीती थी और डिस्को में भी जाती थी। पापा, तुम चुप रहो। शांत दादी माँ, शांत। मदिरा तो महान ऋषि मुनि भी पिया करते थे। शादी के पश्चात हम इस सुंदरी को भी मदिरा पिलाएंगे। ये क्या कह रहा है तू? हम सच कह रहे हैं दादी माँ। हम इन्हें शादी के पश्चात प्रभु की भक्ति का मदिरा पिलाएंगे। वाह वाह वाह, हरिओम हरिओम। दादी माँ, इस सुंदरी ने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं जिस कारण इनका ये जीवन भी बिगड़ रहा है। और यदि ये जीवन इनका नहीं सुधारा गया तो अगले जन्म में ये कुकुर बनकर पैदा होंगी। जानवर, डॉग। दादी माँ, मुझे जानवर बन के पैदा होना मंजूर है, लेकिन इस कुकुर से शादी करना नहीं। अरे तेरे पिताजी ने भी मेरी मर्जी से शादी की थी, तो तेरी क्या मजाल कि तू अपनी मर्जी से शादी करेगी? विशाल, कहो क्या हुआ? विशाल, मेरी तकदीर का फैसला हो गया है। दादी ने अपनी पसंद का नौजवान पेश कर दिया। अब हमारी मोहब्बत कैसे परवान चढ़ेगी विशाल? मैं तो तुम्हारी दादी से पहले दिन जब मिला था तभी समझ गया था कि उनको अपनी पोती के लिए कोई इंसान नहीं चाहिए,
बल्कि कोई देवता चाहती हैं वो। विशाल, अगर देवता होता तो मैं उसकी भक्ति कर लेती, लेकिन ये लड़का तो बहरूपिया लगता है। यार सच पूछो तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से होगी, तुम्हारे डैडी की मर्जी से होगी, ना कि सिर्फ तुम्हारी दादी की मर्जी चलेगी। विशाल, तुम जानते हो ना डैडी दादी से कितना डरते हैं, और फिर दादी अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो खाना पीना छोड़ देंगी, मरण व्रत रख लेंगी, फिर तो डैडी को घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम में अगर हिम्मत है तो तुम बगावत कर दो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। विशाल, मुझे तुमसे तुम मेरा पॉइंट नहीं समझती हो कभी भी नेहा। विशाल, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करती। मैं तुम्हें अपनी बात बता रही हूँ विशाल, तुम मेरी मदद करने के बजाय ये सब कह रहे हो। ठीक है, बैठो। बताओ क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? विशाल, मैं चाहती हूँ कि तुम दादी को ये प्रूव कर दो कि तुम एजी मित्तल से ज्यादा अच्छे हिंदुस्तानी हो। क्या तुम मेरे बारे में ऐसी राय रखती हो? हाँ विशाल, मैं तुम्हारे बारे में यही राय रखती हूँ, और इसीलिए तो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक आदर्श हिंदुस्तानी हो, इंसानियत में विश्वास रखते हो, गरीबों के दोस्त हो, उनके हमदर्द हो, उनकी तकलीफों को समझते हो। भाई ये राय तुम्हारी है मेरे बारे में, तुम्हारी दादी की तो ऐसी राय है नहीं। वही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ विशाल कि तुम्हें दादी की नजरों में भी ऐसा बनना पड़ेगा, उस एजी मित्तल से कहीं ज्यादा अच्छा हिंदुस्तानी। ठीक है नेहा, जहां मैंने तुम्हारे प्यार में इतने चैलेंज कबूल किए हैं, मैं ये चैलेंज भी कबूल करूंगा। जिंदगी दिन है चार, यार हंस के गुजार, चाहे गम हो खुशी मुस्कुरा मेरे यार, मेरे सपनों की दुनिया जिंदगी ले संवार, चट्टान से इस जीवन को एक नई दिशा दिखलाए, मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने।